हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। इस पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि कंफ्यूजन का कोई बड़ा पॉइंट है नहीं। कंफ्यूजन का मेन रीज़न यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ याद किया और एक फॉर्मूला याद किया, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कोई भी एक परसेप्शन बना लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं रिजल्ट निकालूंगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है या नहीं करता, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई, जो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो मैथमेटिकली। और फ्लक्स क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग ए गिवन एरिया नॉर्मली। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। फॉर्मूला लिखते हो फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। और जब बच्चा इस फॉर्मूले को देखता है कि फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा है तो डायरेक्टली वो यहाँ से ये देखता है कि उसको पता चलता है कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, और फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा है। वो ऐसे कुछ अपने आप में रिजल्ट मान लेता है कि ऐसे कुछ होता है, और उसको देख के लग भी रहा है कि ऐसा होता है, और इसके अकॉर्डिंग वो आंसर भी दे देता है क्योंकि फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करता है। अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया घटाऊंगा तो फ्लक्स घट जाएगा, ऐसा वो सोचता है। बट ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसने क्या किया, उसने देखा कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ई पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग उसने रिजल्ट बना लिया। बट उसने ये ध्यान नहीं दिया कि क्या ए का और ई का कोई रिलेशन है। गिवन चार्ज के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई चार्ज क्यू दे दिया, उस गिवन चार्ज के लिए क्या ई और ए का कोई रिलेशन है? अगर मैं ए को इंक्रीज करता हूं तो ई की इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होती है, वो चार्ज से हमेशा क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। तो इस प्रकार से आप पहले ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज हैं या कुछ भी नंबर तो कहना वो है कितनी, वो तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कितनी लाइनें होंगी, नंबर तो हम उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं उनकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, इससे हम कोई भी एक स्फीयर कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो मैं एक स्फीयर, इस रेडियस का स्फीयर बनाता हूँ, ये स्फीयर बनाता हूँ, ये स्फीयर हो गया 1, ओके। और एक दूसरा स्फीयर बनाता हूँ, ये एक स्फीयर मैंने ये बना लिया, ये 2 स्फीयर बना लिए। एक रेड वाला है और एक ब्लू वाला है, और आप देख रहे हो रेड और ब्लू में जो सरफेस एरिया है वो इसका कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि किसका फ्लक्स ज़्यादा होगा तो आप यही बताते हो कि इसका फ्लक्स जो है वो कम होगा, इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, ऐसा आप जवाब देते हो। बट ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना। आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और प्रॉपर्टी में आपने ये स्टडी किया कि जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पर लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन इस एरिया में ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये वाला, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 रिप्रेजेंट कर दूं, वो स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और एरिया है वो क्या है, स्मॉल है। ओके, और अब चलते हैं इस पे बड़े वाले स्फीयर के ऊपर। तो बड़े वाले स्फीयर में आप देखते हो कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। जब लाइन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इसको मैं E2 से रिप्रेजेंट कर दूं। E2 क्या है, वीक है। E2 क्या है, वीक है। और A2 जो है वो क्या है, लार्ज है। मतलब यहां से आप देख पा रहे हो कि जब मैं एरिया को इंक्रीज करता हूं गिवन चार्ज के लिए, जब आप एरिया को इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, और जब एरिया को आप डिक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन E और A का जो प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, E A का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कांस्टेंट बना रहेगा। E का और A का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे चेंज नहीं होगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस, इसका कंक्लूजन ये निकला। और इसको डायरेक्टली आप गॉस थ्योरम से भी समझ सकते थे। गॉस थ्योरम ने क्या कहा कि फ्लक्स जो होता है वो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो रिजल्ट में आप देखते हो कि कहीं पे भी चर्चा नहीं है कि एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो चर्चा करने का मतलब है कि इस रिजल्ट में कहीं पे भी एरिया नहीं है। एरिया नहीं है मतलब एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे।
चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, वो जो चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इंक्रीज होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो फाई की वैल्यू इंक्रीज। मतलब सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और वो किस मीडियम में रखा हुआ है, इन दो फैक्टर पे ही फ्लक्स डिपेंड करता है। ओके, तो इस पे फ्लक्स से इन फ्यूचर आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट या तो आप गॉस थ्योरम से एक्सप्लेन कर लेना, और इसका जो एक दूसरा कंसेप्ट था वो भी आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एरिया इंक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे डिक्रीज हो जाती है। ये जो रिजल्ट था ये गिवन चार्ज के लिए था, ध्यान रखना। जब तक आप चार्ज को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ था उसका जब तक आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, आप एरिया की चाहे शेप बदल दो, साइज बदल दो, उसको छोटा बड़ा एरिया को करो, इंक्रीज डिक्रीज करो, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर।